ड्रामा की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हमें हमारी फीमेल लीड जेनी को दिखाया जाता है। जेनी बताती है मेरा नाम जेनी है, आज ना मेरी मैरिज हो रही है एक ही फैमिली में, वो भी मेरी बेस्टी के साथ। जिस जगह पे मेरी मैरिज हो रही है वो बहुत फैमिली से हैं। सेकंड सन के साथ मेरी मैरिज हो रही है। यहाँ पे उसकी बेस्टी भी आ रही होती है, उसकी बेस्टी का नाम जिया होता है। फिर हमें मिस्टर लू का दिखाया जाता है जो कि सामने पे खड़े हुए थे। मिस्टर लू के साथ जेनी की मैरिज होने वाली है और ये मिस्टर जुआन है, इसके साथ जिया की मैरिज हो रही है। फिर यहाँ पर इन दोनों की मैरिज हो जाती है। नेक्स्ट सीन में कुछ साल बाद का दिखाया जाता है। यहाँ पर तो जेनी बॉक्सिंग कर रही होती है। जेनी कहती है कि मैंने इन 2 दिनों में एक्सरसाइज नहीं की तो मैं बहुत वीक सा फील कर रही हूँ। बाय द वे तुमने इतनी हॉट सी ड्रेस पहन रखी है जिया, कि तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हें मिस्टर चौहान देख लेंगे। जिया कहती है कि यार मैं 3 महीने से ऐसे प्रिटेंड करते करते थक गई हूँ एक जेंटल वुमेन बन के, मैं तो खुद को पहचान तक नहीं पा रही। खैर तुमने मुझे तो बोल दिया, लेकिन तुमने खुद को देखा है, तुम रोज बीमार होने की एक्टिंग करती हो जबकि तुम फिटनेस पर कितनी ज्यादा एक्सपर्ट हो। मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, तुम बहुत ज्यादा केयरफुल रहो। अगर मिस्टर लू को पता चला कि तुमने उसे धोखा दिया है फिर पता नहीं क्या होगा। फिर वो उसे बताती है मैंने सुना है कि एक व्यक्ति ने उसे धोखा दिया था, फिर ना वो आज तक किसी को नजर नहीं आया। तब यहाँ पर मेड चिल्लाती है कि सेकंड मास्टर वापस आ गए। यहाँ पर तो ये लोग बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं। जेनी तो यहाँ पे जिया की हेल्प कर रही थी, उसकी जल्दी जल्दी ड्रेस वगैरह ऊपर से चेंज करवा रही थी, उसकी ड्रेस भी नहीं उतर रही होती है, फिर वो जल्दी जल्दी चेंज करती है। यहाँ पर ये लोग तो बहुत ज्यादा वही डर गई थी, उसकी ड्रेस तो बहुत ज्यादा टाइट होती है। जेनी कहती है कि तुम्हें पता है कि तुम ये पहन रखी हो, तुम नॉन वेज की रोज 40 प्लेटें खा लेती हो। जैसे ही वो लोग यहाँ पर आने वाले थे जेनी फिर उसकी जल्दी से ड्रेस ऊपर कर ही देती है। तब यहाँ पर दोनों यंग मास्टर्स आ गए थे। मिस्टर लू कहता है कि तुम्हारे इतने पसीना क्यों निकल रहा है। जेनी बताती है कि डॉक्टर ने ना मुझे बहुत ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए कहा था, मैं वीडियोस देखकर ही एक्सरसाइज वगैरह करने की कोशिश करी थी, लेकिन मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब है, मैंने ज्यादा देर तक एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं की, फिर भी मेरे पसीना वगैरह निकलने लग गया। मिस्टर लू कहता है कि ज्यादा एक्सरसाइज करना अच्छी बात नहीं है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, चलो जल्दी बात वगैरह ले लो, फिर हम जल्दी पार्टी में जाएंगे। अभी कह रही होती है कि आप आ गए। नेक्स्ट सीन हमें पार्टी का दिखाया जाता है जहाँ पर जेनी सब जगह दिख रही होती है। मिस्टर लू कहता है कि तुम लोग को कुछ भूख लगी है तो तुम लोग कुछ खा लो। जेनी यहाँ पर नॉनवेज रखा हुआ देखती है, वो सोचती है कि ये तो मेरा फेवरेट नॉनवेज है। मिस्टर लू कहता है कि क्या तुम ये खाना चाहती हो, वो तो दादी खाते हुए यहाँ कह रही होती है। तभी वो सोचती है कि ये मैंने क्या कह दिया। जिया सोचती है ये लगता है सारी पुल खोल देगी। लू कहता है कि तुम क्या कह रही हो। जेनी फिर अपनी बात संभालते हुए कहती है मैं नॉनवेज कैसे खा सकती हूँ, तुम्हें पता है ना कि मैं कोई भी नॉनवेज नहीं खाती। और सोच रही थी कि मिस्टर लू तो नॉनवेज वगैरह नहीं खाते हैं, ये एक अच्छी चॉइस है, भले ही इसके लिए मुझे फेक और इनोसेंट से गर्ल बनने का प्रेटेंड करना पड़े। मिस्टर लू कहता है कि मैंने सोचा कि तुम खाना चाहती हो, मैं आपसे कैसे झूठ बोल सकती हूँ। लू कहता है कि अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर चौहान भी जिया से पूछता है कि क्या तुम खाना चाहती हो। जिया भी यहाँ पर इनोसेंट बनते हुए कहती है कि मैं नॉनवेज कैसे खा सकती हूँ। बौद्ध धर्म कहता है कि न बेचारी नॉनवेज का बलिदान करना चाहिए ना ही खाना चाहिए। पता नहीं इस मैरिज में किसने यहाँ पे नॉनवेज लगा दिया है। चौहान कहते हैं कि तुम कितनी ज्यादा काइंड हो, मैं अपने ब्रदर के साथ थोड़ा सा मिलकर आता हूँ बाकी लोगों से, तुम जब तक यहाँ पर कुछ खाना चाहो तो खा लो। जिया कहती है ठीक है अभी। जेनी कहती है यहाँ पे मैंने तो अभी अभी एक्सपोज होते होते बची हूँ, मैं इतने डिलीशियस नॉनवेज देखी तो मुझे तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। अगर इन दोनों को पता चला कि हम दोनों एक्टिंग कर रहे हैं फिर तो वो हमें नहीं छोड़ेंगे, वो हमें निश्चित रूप से ऊपर ही पहुंचा देंगे। जिया कहती है कि इतनी अच्छी जॉब और इतना हैंडसम हस्बैंड, ऊपर से तो हमारी सासू माँ भी बहुत ज्यादा काइंड है। हमारे मैटर में बस एक ही पंगा है कि हम नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं रख सकते, हमारा हैंडसम हस्बैंड होने के बावजूद भी हमारा वैसा रिलेशनशिप नहीं है। तभी यहाँ पर किटी आ जाती है। किटी कहती है कि तुम लोग धोखेबाज हो। वो कहती है कि सिस्टर आप। किटी कहती है कि तुम लोग मेरे ब्रदर के लायक नहीं हो, तुम दोनों ही जोकर के जोकर हो, तुम दोनों की दोनों ही और फैन हो। यहाँ पर तो जिया और जेनी मुस्कुरा रहे होते हैं। किटी कहती है तुम इस तरह क्यों हंस रही हो। फिर ना वो उसके स्लैब चढ़ने वाली थी, जेनी तो उसका हाथ पकड़कर उसे वापस से स्लैब चढ़ने वाली थी। तभी यहाँ पर मिस्टर लू को आते हुए देखती है, फिर वो उसका स्लैब खा लेती है जानबूझकर। जिया कहती है क्या तुम ठीक हो। यहाँ पर उसके वापस से स्लैब चढ़ने वाली थी, तभी यहाँ पे मिस्टर लू आगे उसका हाथ रोक लेते हैं। किटी कहती है कि सब इन्हीं की गलती है। जेनी इनोसेंट बनते हुए कहती है कि ये उसकी गलती नहीं है, उसे कुछ मत कहो, और बीमारों की तरह यहाँ पे खांस रही होती है। जिया कहती है ये सब हमारी गलती है, हमने उसे परेशान किया, बस इतना ही है कि उसने जेनी को थोड़ा सा स्लैब चढ़ दिया। यहाँ पे तो जेनी भी बीमारों की तरह खांसने वगैरह लग गई थी। तभी यहाँ पर उसकी मदर इन लॉ आ जाती है। मदर इन लॉ कहती है कि क्या तुम ठीक हो बेटा। जेनी कहती है कि मुझे पेन नहीं हो रहा है और रोने जैसा फेस बनाई थी। जिया कहती है तुम कह रही हो कि तुम्हें पेन नहीं हो रहा, लेकिन तुम्हारा पूरा फेस सूज गया है
और कहती है किटी सोचती है कि हम और फैन हैं, हमारे पास ट्रस्ट करने के लिए कोई भी मदर्स पेरेंट्स वगैरह कोई नहीं है, इसी वजह से वो हमें इस तरह परेशान कर रही थी। मॉम कहती है तुम्हारी मदर इन लॉ इसके लिए डिसीजन लेगी और किटी से कहती है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को फोन करके कहूंगी कि वो तुम्हें बंद कर दे, तुमने मेरी डॉटर इन लॉ के साथ इतना बुरा बिहेव किया। और अपने दोनों बेटों से कहती है कि तुम लोग अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, दोनों के दोनों बेकार हो। और अपनी डॉटर इन लॉ से कहती है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, मॉम तुम्हें मुआवजा देगी। यहाँ पर वो उन्हें एक जहाज दोनों को बराबर बराबर गिफ्ट करती है और कहती है कि इन दोनों आइलैंड्स का जो है मुल्क समान है, तुम दोनों चूज कर सकती हो। यहाँ पर तो ये दोनों ही लालच खा जाती हैं। फिर इनोसेंट बनते हुए कहती हैं कि आप बहुत ज्यादा मॉम काइंड है और हमारे लिए बहुत ग्रेटफुल है। जेनी कहती है, जिया कहती है खैर ये सारी चीजें सब बाहरी चीजें हैं, पैसा वगैरह ये सब मैं अपनी सिस्टर जेनी के ऊपर छोड़ती हूँ। जेनी कहती है कि थैंक यू। बाद में तो यहाँ पर ये लोग घर आकर बहुत ज्यादा ठूस कर नॉनवेज खा रही होती हैं। जिया कहती है कि मैं 5 दिनों से नॉनवेज नहीं खाई हूँ, भला हुआ कि वो दोनों बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर चले गए हैं, वरना तो हमें मौका भी न मिलता। जेनी भी कहती है कि हाँ तुम सही कह रही हो, यहाँ पर ये लोग बहुत ज्यादा ठूस के खा रही होती हैं और जश्न मना रही थी कि हमने उस जहाज क्रूज को जीता है। जेनी कहती है कि मुझे और भी बहुत सारी चीजें खानी है, जब तक मैं खा नहीं लेती तब तक मुझे नींद नहीं आती, मैं भूख से मरने लगती हूँ। जिया कहती है कि हाल ही में तुम्हारा आजकल मिस्टर लो के साथ कैसा चल रहा है, वो प्लेबॉय तुम्हें इग्नोर कर रहा है ना। जेनी कहती है कि हम लोग तो वैसे भी थोड़े समय के लिए हैं और वैसे भी उसकी मूनलाइट वापस आ गई है, इसलिए हम उन्हें रास्ता दे देंगे। लकीली हमारी तरफ हमारी मदर इन लॉ भी है। खैर हमारे पास सब कुछ अच्छा है, हमारे हस्बैंड्स भी हैंडसम है, इसलिए हमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए। फिर यहाँ पे वो सोचने लगती है सेटिस्फाइड, लेकिन मैं तो मिस्टर लो को 8 सालों से लाइक करती हूँ। फिर यहाँ पर वो एक हाई स्कूल टाइप का फ्लैशबैक दिखती है जहाँ पर जेनी उसे बॉटल देने के लिए आती है। वहाँ पास मिस्टर लो आता है लेकिन उसके बगल से ही जस्ट निकल गया था। तो पता चलता है कि मिस्टर लो को जेनी पूरे 8 सालों से लाइक करती है। फिर यहाँ पर तो वो खो सी गई थी। जिया कहती है कि ओए कहाँ खो गई, वो कहती कि कहीं पे तो नहीं। तब यहाँ पे जस्ट बगल से 2 लड़कियां बात करती हुई जाती हैं कि आज एलिन अमेरिका से वापस आई है, उसे सेकंड मास्टर लेने के लिए गए हैं, फोटो खींची है। सेकंड मास्टर तो मिस्टर चुआन था। जिया को तो यहाँ पर गुस्सा आने लगता है। जेनी कहती कि काम डाउन हो जाओ। जिया कहती है कोई बात नहीं, मैं भी आंट से जाकर पूछ कर आती हूँ कि क्या हो रहा है। फिर ना वो पूछने के लिए चली गई थी। फिर जब वो पूछ कर वापस आती है, जिया यहाँ पे साइड उठते हुए कहती है कि वो उसकी मूनलाइट वापस आ गई है, यार अब वो मुझे नहीं चाहेगा, मैं उससे डिवोर्स ले लूंगी। जेनी कहती है कि रो मत, मेरा भी तो तेरे जैसा हाल है, मैं भी तो डिवोर्स लूंगी। नेक्स्ट सीन में वो मिल्क में कुछ मेडिसिन वगैरह मिलाकर हम एक कपल थे, अभी तक मुझे इसकी बॉडी तक नहीं मिली, मैं तो वैसे भी इस रिलेशनशिप में हार चुकी हूँ। खैर वैसे भी मैं तो इसे डिवोर्स लेने वाली हूँ, एक रात तो मैं इसके साथ बिता ही सकती हूँ। मिस्टर लो कहता है कि तुम वहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रही हो। यानी कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक गिलास मिल्क लेकर आई हूँ ताकि तुम अच्छे से सो सको, अगर तुम नहीं पीना चाहते तो कोई बात नहीं। मिस्टर लो कहते हैं कि क्या तुम मेरे तरफ अट्रैक्ट हो। यानी कहती है कि अगर तुम्हें नहीं पीना तो कोई बात नहीं। यहाँ पर फिर मिस्टर लो उससे वो लेकर पी लेते हैं। यानी कहती है कि ठीक है तो तुम जल्दी सो जाओ। फिर ना वो यहाँ से जाने लगी थी। मिस्टर लो उसे पकड़ता है और पकड़ कर उसे किस करने लग गया था और उसे वो छोड़ ही नहीं रहा होता है। यहाँ पर जेनी भी उसके साथ इन्वॉल्व हो गई थी। फिर यहाँ पर ये लोग नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पर जेनी तो अपनी कमर पकड़ते हुए आ रही होती है और सोचती है कि मुझे नहीं लगा था कि ये इतना ज्यादा पावरफुल होगा। बाद में ये दोनों तो यहाँ पे डिवोर्स लेने के लिए आ गई थी। यहाँ पर तो जिया कहती है कि मुझे लगता है कि मिस्टर लो तुम्हारे प्रति अच्छे हैं, तुम उसे इग्नोर क्यों नहीं करती। यानी कहती है कि वो मुझे लाइक वगैरह नहीं करता, मैं इतनी वीक बनी रहती हूँ ना, बस उसे यही पसंद है और वैसे भी एक ना एक दिन हमारा पर्दाफाश हो ही जाएगा और तुम जानती हो कि उन दोनों को ही धोखा दिया जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इससे अच्छा हम ही लोग डिवोर्स देके पहले ही भाग जाएंगे। फिर यहाँ पर वो लोग डिवोर्स पेपर पे साइन कर देती हैं और रिंग वगैरह रख कर वहाँ से भाग गई थी। फिर नेक्स्ट सीन में वो लोग एक घर पे आती हैं और कहती हैं कि अब हम दोनों बहुत ज्यादा वाले रिच हैं और फ्री होकर जिएंगे। जिया कहती है चलो बाहर चलते हैं, वहाँ पर हम लोग मेल मॉडल्स को बुलाकर काफी ज्यादा मजे करेंगे, मुझे बहुत टाइम हो गया है, मैं बहुत टाइम से नहीं गई हूँ, चलो चलते हैं। ये लोग तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है ठीक है। उसी तरफ यहाँ पर मिस्टर लू वही डिवोर्स पेपर और रिंग लेकर बैठा हुआ था और सोच रहा था कि वो ऐसे कैसे जा सकती है। तभी वहाँ पे चुआन कहता है कि तुम अपनी सिस्टर इन लोग को कॉल वगैरह करो ना, वो मुझे मिल ही नहीं रही है, मैं उसे काफी टाइम से ढूंढ चुका, मेरी वाइफ ही पता नहीं कहाँ गई। मिस्टर लू यहाँ पर उसे जिया वाला डिवोर्स पेपर देता है। चुआन यहाँ पर वो एग्रीमेंट देखता है और शॉक हो जाता है, कहता है कि वो भाग गई और गार्ड से कहता है कि उसे जल्द से जल्द ढूंढो। दूसरी तरफ यहाँ पर जिया और जेनी मस्त पी रही होती हैं। जिया कहती है कि यही वो लाइफ है जो मैं जीना चाहती थी,
और यहाँ पर ये लोग नॉनवेज भी खा रही होती हैं। अगर वो गधा चुआन यहाँ पे होता तो मुझे उसके सामने फिर से एक्टिंग करनी पड़ती और कहना पड़ता कि मैं इन बेचारे नॉनवेज को कैसे खा सकती हूँ। वैसे ये नॉनवेज कितना ज्यादा डिलीशियस है। यहाँ पर वो मेल मॉडल्स को बुलाती हैं। वहाँ पर काफी सारे मेल मॉडल्स आ गए थे। जिया कहती है कि आधे मेल मॉडल्स को तू रख ले, आधे मैं रख लेती हूँ। यहाँ पर वो मेल मॉडल्स आ जाते हैं। यहाँ पर ये लोग तो उनके साथ पी रही होती हैं। तभी ना यहाँ पर मिस्टर चौहान आ गए थे। जेनी तो यहाँ पर मिस्टर चौहान को देख लेती है। जिया तो अभी बिजी थी मेल मॉडल के साथ। जब वो मिस्टर चौहान को देखती है वो तो शॉक हो जाती है। चौहान कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुमने मुझे ढूंढना बहुत मुश्किल कर दिया। जिया कहती है कि मैं वो घर छोड़ चुकी हूँ और वैसे भी तुम्हें वो मूनलाइट मिल चुकी है और मैंने तो बस तुम्हारा पैसा ले लिया है। हिसाब बराबर हुआ और हम डिवोर्सेड भी हैं। चौहान कहता है कि डिवोर्स के लिए सिग्नेचर की जरूरत होती है, वो भी 2, लेकिन मैंने तो नहीं किया। तुम अभी भी मेरी वाइफ हो। जिया कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ नहीं बनना चाहती हूँ, मैं फ्रीली होकर जीना चाहती हूँ, जिसे चाहे उसे पा सकती हूँ। और जिया यहाँ पे डर डर कैसे बोल रही होती है। चौहान कहता है कि क्या तुम श्योर हो, और उसके तरफ आ रहा था। जिया तो यहाँ पर जेनी के पीछे छिप जाती है। चौहान कहता है कि बेहतर होगा कि आप मेरे और जिया के बीच के मामलों में मत आइए। जेनी कहती है कि जिया मेरी सिस्टर है, तुम उसे नहीं छू सकते। जेनी जिया से कहती है कि मैं भी उधर पास जाऊंगी, तुम जल्दी से भाग जाना। जिया कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकती हूँ। जेनी कहती है कि जाओ। मिस्टर चौहान तो यहाँ पर गार्ड्स को भेजते हैं उन्हें पकड़ने के लिए। गार्ड जिया और जेनी को पकड़ने के लिए जाते हैं। जेनी तो यहाँ पर उन गार्ड्स को कूट कूट कर कचुम्बर बना देती है। सभी गार्ड्स को कूट डाली थी और कहती है कि तुम्हारी ये गार्ड्स बेकार हैं, एक भी काम के नहीं है। अब यहाँ पर मिस्टर लू आ जाते हैं। वो कहता है कि तुम सही कह रही हो। जिया तो शॉक हो जाती है और सोचती है कि मैं एक्टिंग करते पकड़ी गई। मिस्टर लू उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत की। जेनी कहती है कि मैं नाटक कर रही थी, लेकिन तुमसे किसने कहा कि तुम वीक पर्सन को पसंद करो। मैं तो बस तुम्हें खुश करना चाहती थी। बेशक मुझे अपना असली रूप छुपाना पड़ा और तुम्हारे साथ रहना होगा। लू कहता है कि तुम बस दिखावा कर रही थी और इस तरह कमजोर वीक पर्सन बनने की एक्टिंग कर रही थी। क्या तुम मेरे बेड पर मेरे साथ रात बिताई वो भी एक दिखावा था, या फिर तुम सिर्फ मजे ले रही थी? जब मैं सो रहा था तुम भाग गई। नहीं कहती है कि इसका मजा कौन ले सकता है, तुम वैसे भी अच्छी नहीं हो। वो सब करने में वो मिस्टर लू से फाइटिंग करने की कोशिश करती है। मिस्टर लू से पकड़ लेते हैं और उसे उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। वो तो चिल्ला रही होती है कि मुझे जाने दो। जिया यहाँ पर जेनी के पास जाने वाली थी। चौहान कहता है कि तुम कहाँ चली। चौहान भी यहाँ पर जिया को ले जाता है। बाद में मिस्टर लू जिया को यहाँ पर बाथटब में लाके उसे पटक दिए थे। कहती है कि मुझे फ्रीली होकर लाइफ जीनी है, मैंने तुमसे डिवोर्स पहले ले लिया है, तुम मुझे इस तरह इलीगल तरीके से कैद नहीं कर सकते। मिस्टर लू कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा ही फ्रीडम दे दी है। की तरफ बढ़ रहा होता है। जेनी कहती है कि तुम ये क्या करने जा रहे हो। मिस्टर लू कहता है कि तुमने कहा कि मैं अच्छा नहीं हूँ और तुम एक अच्छी लाइफ भी नहीं जी रही हो। वो अपनी शर्ट उतारता है। पर फिर वो बाथटब में ही उसके क्लोज आने लग गया था और इसे किस कर रहा होता है। पहले जेनी उसे दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर उसे नहीं छोड़ता। फिर वो भी उनके साथ इन्वॉल्व हो जाती है। यहाँ पर फिर वो लोग नाइट स्पेंड कर लिए होते हैं। एक सीन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ पर जिया लेटी हुई थी। उसके ऊपर मिस्टर लू आते हैं। मिस्टर लू कहते हैं कि भागने का मत सोचो, अदरवाइज मैं तुम्हें बेड से बाहर ही नहीं जाने दूंगा। फिर तुम सोच सकती हो कि तुम्हारा क्या हाल होगा। फिर वो अपनी शर्ट की बटन बंद करते हुए वहाँ से मुस्कुराते हुए चला जाता है। तो उसी तरफ यहाँ पर जिया खा रही होती है। अभी यहाँ पर जेनी अपनी कमर पकड़ते हुए आती है और कहती है कि मुझे भूख लग रही है। फिर ये दोनों तो यहाँ पर खाना खा रही होती हैं। जिया यहाँ पर जेनी को टीज करते हुए कहती है कि कल तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें उठा कर ले गया था, क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ किया? जिया यहाँ पर हंसते हुए कहती है कि लगता है कल कुछ ज्यादा ही फास्ट हुआ है, तभी तुम्हारी इस तरह हालत है। जेनी कहती है कि तुम मुझ पर हंस क्यों रही हो, तुम्हारे लव बाइट के निशान से भी साफ साफ पता चल रहा है। लगता है कि तुम भी कुछ ठीक नहीं हो। पर तो जिया बेचारी अपना लव बाइट छिपाने लग गई थी। जेनी कहती है कि तुमने तो कहा था कि जब वो हमारी असलियत जानेंगे तो हमें यहाँ से बाहर निकाल देंगे, लेकिन वो लोग अभी तक हमें बाहर क्यों नहीं निकाले हैं? जिया कहती है लगता है कि वो अभी भी हमारे ऊपर इंटरेस्टेड हैं, और कहती है कि अभी हम लोग उनके लिए फ्रेश हैं, हो सकता है कि वो हमें कुछ और भी बढ़ा चढ़ाकर कर सकते हैं। जेनी कहती है कि तुम ठीक कह रही हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मिस्टर लू मुझसे नफरत नहीं करते। अभी यहाँ पर मिस्टर लू की मॉम आ जाती हैं। मॉम कहती है कि मेरी प्यारी डॉटर इन लॉस। ये लोग तो यहाँ पर शॉक हो जाती हैं क्योंकि यहाँ पर ये लोग वेज जो खा रही थी। जेनी कहती है कि मॉम हमें माफ कर दीजिए, हम आपसे झूठ बोलते रहे, हम वैसे नहीं हैं जैसे आप हमें समझती हैं। मॉम कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, ये सोचकर खुश हूँ कि तुम दोनों अच्छे स्वास्थ्य में हो, तुम दोनों ही मुझे प्यारे प्यारे ग्रैंड चिल्ड्रन दे सकती हो। फिर यहाँ पर मॉम उनके नाम पर वापस से कुछ प्रॉपर्टीज ट्रांसफर करवा देती हैं। जेनी जिया तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। बाय द वे गाइस, मॉम तो कितनी ज्यादा स्वीट है, बाकी ड्रामास की तरह नहीं है जो अपनी डॉटर इन लोग को परेशान करती हैं।
नेक्स्ट सीन में ये लोग मस्त वाला रेडी होकर शॉपिंग करने के लिए जाती हैं। तभी जब ये लोग शॉपिंग करने के लिए आई गई थी, तभी यहाँ पर वो किटी मिल जाती है। किटी तो यहाँ पे कहने लगी थी उन्हें फिर से बुरा भला कह रही होती है। या जेनी से कहती है कि इसके साथ खेलना बहुत बोरिंग है। किटी कहती है कि तुम दोनों ये क्या बातें कर रही हो। यहाँ पर वो कहती है कि ड्रेसेस मैंने पसंद की है, जो कि पहले जिया जेनी ने पसंद की थी। तो दोनों तो यहाँ पर अच्छी तरीके से बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर वो ड्रेस पहनने की कोशिश करी थी, वो ड्रेस उसकी फिट ही नहीं आ रही थी, बहुत ज्यादा टाइट थी। जेनी कहती है कि याद रखना, अगर इस ड्रेस को कुछ भी होता है तो तुम्हें 10 गुना ज्यादा पे करना होगा। किटी कहती है 12 मिलियन पे करना पड़ेगा, मैं नहीं करूंगी, तुम लोग सरासर मुझे लूट रही हो। जेनी कहती है कि मानो या न मानो तुम्हें पे तो करना ही पड़ेगा। तभी यहाँ पर मिस्टर लू आ जाते हैं। किटी तो मिस्टर लू से कहती है कि ये लोग मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं और उनसे शिकायत लगा रही होती हैं। ये दोनों की दोनों एक से बढ़ के एक हैं। ये लोग बस इनोसेंट होने का प्रिटेंड करती हैं, रियलिटी में ये बहुत ज्यादा ग्रीडी हैं ये दोनों की दोनों। और कहती है कि मेरे लिए आप प्लीज इन्हें सबक सिखाइए मिस्टर लू। मिस्टर ली कहता है कि इसे गिरफ्तार कर लो। फिर वो लोग किटी को गिरफ्तार करके वहां से ले जाते हैं। मिस्टर लू यहाँ पर जिया को धमकाते हुए कहते हैं कि आज मेरी सिस्टर इन इन गंदे लोगों के साथ चली गई, मैं तुम्हारी आंट को फोन करके बताऊंगा। जिया कहती है कि बहुत ज्यादा लेट हो रहा है इसलिए मैं जा रही हूँ। यहाँ पर तो वो अपनी जान बचाकर भाग जाती है। जेनी चिल्लाती है कि मुझे अकेले कहाँ छोड़ के भाग रही हो उसके पास, मैं भी तुम्हारे पास आ रही हूँ। जाने वाली थी, मिस्टर लू यहाँ पे से रोकता है, कहते हैं कि मैडम आज शॉपिंग पर आई हैं, चलो मैं तुम्हें शॉपिंग कराने के लिए ले चलूं। मैं सोचती है कि अब इसका क्या प्लान है, मेरे साथ कुछ करने का तो नहीं है। ये कहते हैं कि मैंने बहुत खरीदारी कर ली, अब मुझे नहीं करना, मैं आप जैसे हैंडसम मैन के साथ खाना और डिनर करने के लिए नहीं जाना चाहती। मिस्टर लू कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ ना। बाद में ये लोग डिनर करने के लिए आए थे। जेनी सोचती है कि मैंने तो उसे धोखा दिया और इतनी बड़ी बात हो गई, वो गुस्सा भी नहीं किया है, पक्का ये कोई प्लान बना रहा होगा। मुझे लगता है कि मेरी फ्रीडम को रोकना चाहता है, इसलिए इसका इतना ज्यादा बहुत खराब आ रहा है। जेनी कहती है कि मैंने बहुत डिनर कर लिया, अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मैं घर जाना चाहती हूँ। मिस्टर लू कहता है कि मैं तुम्हें एक और इंटरेस्टिंग से जगह पर ले चलूंगा। बाद में वो उसे आर्चरी खेलने के लिए ले आया था। जेनी कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे आर्चरी पसंद है। और यहाँ पर वो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। मैं काफी टाइम से यहाँ आने की सोच रही थी, क्या तुम्हें इसके बारे में जिया ने बताया है क्या। मिस्टर लू तो उसको स्माइल करते हुए देख रहा होता है और खुश हो रहा था और कहता है चलो अंदर चलते हैं। फिर वो लोग अंदर आ गए थे। जेनी यहाँ पर शूटिंग कर रही थी, उसके सारे के सारे 10 of 10 थे, गोल पे लग रहे होते हैं। मिस्टर लू भी यहाँ पे शूटिंग करते हैं, उसके भी सारे 10 of 10 लग रहे थे। यहाँ पर तो दोनों की शूटिंग करेक्ट लग रही थी, गोल पर लग रही थी। नेक्स्ट सीन में जेनी अपनी चोट देख रही होती है। वो यहाँ पर जब अपनी चोट देख रही होती है तभी यहाँ पर मिस्टर लू आ जाते हैं। मिस्टर लू को यहाँ पर देखकर जेनी कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। चलो कहता है मैम क्या आप बहुत ज्यादा शाई हो रही हैं, तुम्हारी इस बॉडी को मैंने अभी तक अच्छे से नहीं देखा। जेनी कहती है कि तुम दिन के उजाले में ऐसी बातें मत करो, तो उसे नहीं छोड़ा होता है। जेनी कहती है कि बस करो। मिस्टर लू कहता है कि मैं तुम्हारी मेडिसिन लगा देता हूँ। फिर ना यहाँ पर वो उसकी मेडिसिन लगा रहा होता है। यहाँ पर जेनी सोचती है कि क्या ये मुझे लाइक करने लग गया है। मिस्टर लू कहता है कि तुम्हारी किडनी सही हो गई है। फिर यहाँ पर सामना करने का समय आ गया है। फिर ना वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, फिर उसे उठाकर ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ पर जेनी बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर जिया आती है। जिया कहती है कि वो दोनों कंपनी चले गए हैं, वो काम से कम प्रेरित होते जा रहे हैं। मैंने सोचा था कि पे ग्रुप बैंकरप्ट हो जाएगा। जेनी कहती है उसके मूनलाइट भी हमें उकसाने के लिए नहीं आई। जेनी कहती है कि मिस्टर लू हाल ही में बेहतर हो गए हैं, लगता है कि वो मुझसे लव करने लग गया है। या कहती है कि जाग जाओ, वो शायद हमें रिलैक्स फील कराना चाहते हैं। यहाँ पर तो उनकी कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग हो, या फिर वो हमें अपने प्यार में पड़वा कर फिर हमारे खिलाफ हो जाएं और वो हमसे रिवेंज लेना चाहते हों। जेनी तो यहाँ पर सोचने लगी थी, सोच रही होती है कि जहाँ पर वो मिस्टर लू से माफी मांगेगी और कहेगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मिस्टर लू उसे ठुकरा के वहाँ से चले जाएंगे। जेनी तो यहाँ पर उससे प्यार के लिए उससे बैक तक करेगी। अब मिस्टर लू कहते हैं कि मैं तुम जैसी चूजी वुमन के लव में कैसे पड़ सकता हूँ, ऊपर से तुम और फैन भी हो। जेनी कहती है कि तुम लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छे हुआ करते थे। मिस्टर लू कहता है कि तुम बेवकूफ थी और यहाँ पर उसे छोड़ के चले जाते हैं। जेनी यहाँ पर रोती रह जाती है, उसने तो पूरी कहानी ही सोच ली थी। फिर यहाँ पर वो चिल्लाती है, कहती कि नहीं जागने की जरूरत है। और यहाँ पर जब वो उठी थी ना तभी उससे मिस्टर लू का पेंडेंट गिर जाता है, जिससे वो पेंडेंट टूट गया था। जिया कहती है कि ये पेंडेंट तो वही पेंडेंट है जिसे मिस्टर लू हमेशा अपने साथ रखते हैं। वहाँ पे जेनी काफी ज्यादा डर गई थी। जिया कहती है लगता है ये पेंडेंट उसकी मिस्ट्रेस का है, क्या पता ये उन लोगों के प्यार का प्रतीक हो। जिया कहती है कि आखिरी बार जिस व्यक्ति ने इस पेंडेंट को छुआ था उसके तो मिस्टर लू ने हाथ पैर तोड़वा दिए थे। जेनी तो यहाँ पर बहुत ज्यादा वाली डर जाती है और कहती है कि अब मैं क्या करूँ।
फिर वो पेंडेंट को उठाने जाती है, उस पेंडेंट से उसे चोट तक लग जाती है। जिया कहती है क्या तुम ठीक हो? जिया कहती है कि मुझे अपने हाथ और पैर सलामत करने की जरूरत है, इतनी की चोट से क्या होता है, वो तो मुझे नहीं छोड़ेगा। जिया कहती है कि मुझे कुछ तरीका सोचने दो। फिर यहाँ पर ये लोग उस पेंडेंट को वापस से बनवाने के लिए एक स्टोर पे जाती हैं। वो बंदी कहती है कि ये पेंडेंट तो बिल्कुल सेम टू सेम नहीं बनेगा, लेकिन हाँ थोड़ा मिलता जुलता बन सकता है। ऊपर से जेट पेंडेंट थोड़ा पुराना सा लगता है। जेनी कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम्हें किसी अच्छी तरीके से बना देना है और कुछ भी पता न चले बस। साइड से तो यहाँ पर किटी ने भी उन्हें देख लिया था और यहाँ पर वो उनकी फोटोज वगैरह ले लेती है। बाद में ये दोनों घर आती है। जेनी कहती है कि मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, आज हम दोनों ने पूरे यहाँ वहाँ चक्कर लगाए हैं, तब जाके एक स्टोर मिली और हमने इस पेंडेंट को बनवा लिया। तभी वो लोग तो पेंडेंट ली हुई थी, तभी यहाँ पे मिस्टर लू आ जाते हैं। जिया तो पेंडेंट को पीछे कर लेती है और जिया के हाथ में देती थी। जिया कहती है कि ब्रदर इन लोग मुझे थोड़ा आराम करना है ना, इसलिए मैं अपने रूम में जा रही हूँ। फिर यहाँ पर वो साइड से जाने लगी थी। वो तो इस पेंडेंट को लेकर भागते हुए जा रही थी। मिस्टर उसकी तरफ देखने वाला था। जेनी पकड़े न जाने के डर से उसे पकड़कर किस करने लगती है। मिस्टर लू को तो बस मौके चाहिए थे, फिर वो भी उसके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर उसे उठाकर बेड पर ले आए थे, फिर शुरू होने ही वाले थे जब वो उसे उठाकर बेड पे पटक देता है। जब वो जेनी के क्लोज आने वाला था, जेनी कहती है कि मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, आज मैंने पूरे दिन सड़कों पर घूम कर आई हूँ और तो और मुझे भूख भी बहुत तेज लग रही है। मिस्टर लू सोचते हैं कि ये मजाक कर रही है। फिर ना वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती हैं। जेनी कहती है कि मुझे सच में बहुत तेज भूख लगी है। फिर ना वो उसे केक खिला रहा होता है, कहता है कि मैडम पहले जल्दी से खाना खा लीजिए। जेनी कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी केक आ रहा है, ये तो मेरा फेवरेट वाला केक है, इसको मुझे पहले किसी ने दिया था। चलो कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि ये केक तुम्हें किसने दिया था। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर एक लिटिल बॉय था, वो उसे एक लड़की को केक देता है। यहाँ पर वो लड़की तो कह रही होती है कि मैं फर्स्ट टाइम केक खा रही हूँ, ये बहुत ज्यादा यमी है और बहुत ज्यादा टेस्टी आ रहा है। फिर यहाँ पर वो लोग मुस्कुरा रहे होते हैं। जेनी कहती है कि मुझे याद नहीं है, लेकिन वो केक बहुत मीठा था। वो कहती है शायद वो किसी और अंकल ने दिया होगा। चलो तो यहाँ पे गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारे प्रति बहुत ज्यादा ही अच्छा हूँ। तब यहाँ पर किटी आ जाती है, कहती है कि तुम्हें पता है कि इसने तुम्हारी पेंडेंट में कुछ गड़बड़ कर दी है। मिस्टर लू कहता है कि क्या कह रही हो तुम। किटी कहती है कि ये वही पेंडेंट है जिसे तुम हमेशा पहन रखते हो। चलो तो फिर उस जेट पेंडेंट को ढूंढने लगते हैं। फिर ना ये किटी वही पिक दिखाती है, मेरे पास एविडेंस है कि इसने तुम्हारे पेंडेंट के साथ गड़बड़ी की है। जेनी कहती है कि ये मेरे और मिस्टर लू की बात है, तुम बीच में क्यों घुस रही हो। किटी कहती है कि तुमने पहले ही मिस्टर लू को कई बार धोखा दे दिया है, तुम्हें पहले ही यहाँ से भगा देना चाहिए था। ब्रदर लू के लिए ये जेट पेंडेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शायद तुम्हें नहीं पता। बाय द वे मिसेस कियान जल्दी ही अब्रॉड से वापस आ जाएंगी, मिसेस लू की उपाधि को बदलना पड़ेगा। अगर वो ये पेंडेंट टूटा हुआ देखेंगे तो उन्हें कितना ज्यादा दुख होगा। जिया कहती है कि तुमसे क्या लेना देना है, इसे बाहर निकालो यहाँ से। जिया मिस्टर लू से कहती है कि आप इतने इम्पल्सिव मत बनिए, वो तो बेचारी डर के बोल रही होती है, हम जीतने या हारने के लिए नहीं लड़ेंगे है ना, आइए इस पे बात करते हैं। मिस्टर लू तो गुस्से वाला फेस बना के वहाँ पास आ रहे होते हैं। मैं सोचती है जहाँ तक है कि वो हमें जान से नहीं मारेगा, मुझे कुछ करना चाहिए। मैं इस घर से बाहर जाने से नहीं डरती, लेकिन मुझे डर है कि इस पे कहीं जिया पर असर न पड़ जाए। फिर कहती है कि आई एम सो सॉरी। मिस्टर लू कहता है कि तुम उतनी टाइम मुझे किस सिर्फ इसी वजह से कर रही थी, इस पेंडेंट को छिपाने के लिए। जेनी थोड़ा डरते डरते बोलती है कि मेरा ऐसा मतलब नहीं था, तुमने अपना जेट पेंडेंट बेड पे रखा हुआ था, वो बेड से गलती से गिर गया मुझसे, लेकिन वो पेंडेंट मुझसे गलती से ही टूटा था, मैंने जानबूझ के नहीं किया। फिर मैंने उस पेंडेंट को जुड़वाने की पूरी कोशिश की और खुद से भी जोड़ने की कोशिश की, जिससे मेरे हैंड पे चोट लग गई। मिस्टर लू उसकी परवाह करते हुए कहते हैं कि तुम कितनी ज्यादा केयरलेस हो, अगर तुम्हारे हाथ में इन्फेक्शन हो जाता तो। यहाँ पे किटी कहती है कि ब्रदर लू आप अभी भी उसकी परवाह क्यों करते हो, तुम्हें उसे छोड़ना नहीं चाहिए। मिस्टर लू कहता है कि सिर्फ एक जेट पेंडेंट तो था, टूट गया तो टूट गया, मेरी वाइफ से थोड़ी ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो जेट पेंडेंट। किटी कहती है कि लेकिन उसने तो आपको धोखा भी दिया है। मिस्टर लू कहता है कि ये मेरी और मेरी वाइफ के बीच की बात है, तुम क्यों ही इतना ज्यादा इंटरफियर कर रही हो। और गार्ड से कहता है कि इसे मेरे सामने से खींच के ले जाओ यहाँ से। उसे पकड़कर गार्ड्स ले जाते हैं। रिया कहती है ठीक है मैं पहले जाती हूँ, मेरी आंटी मुझे तलाश कर रही होंगी। फिर वो वहाँ से जल्दी ही निकल जाती है। जेनी सोचती है कि क्या मैं इसके लिए जेट पेंडेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। चलो फिर उससे बात करते हैं। कहता है कि क्या तुम्हें ये जेट पेंडेंट याद है। जेनी कहती है कि हाँ, इसे मैंने बहुत अच्छी तरीके से देख लिया, मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तभी मैं इस जेट पेंडेंट के लिए दे दूंगी, लेकिन इसे प्रोटेक्ट करूंगी। उस तरफ यहाँ पर जिया सोचते हुए जा रही होती है जेनी के बारे में। तभी यहाँ पर वो मिस्टर चौहान से टकरा जाती है। चौहान कहता है कि अब तुम क्या ही सोचते सोचते जा रही हो, क्या तुम फिर से उस मेल मॉडल के पास जाना चाहती हो क्या। वो कहती है कि अब मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी ही कहाँ है। चौहान कहते हैं कि अच्छा जी। जिया कहती है खैर वो जो जेट पेंडेंट है उसे मिस्टर लू को किसने दिया था, तुम्हें कुछ पता है।
जुआन कहता है कि शायद वो जेट पेंडेंट एक छोटी सी लड़की ने मिस्टर लू को दिया था। जिया कहती है कि पता है, जेनी से ना गलती से वो पेंडेंट टूट गया था। मुझे नहीं लगता कि मेरे ब्रदर इन लॉ इतना ज्यादा नाराज हुए थे। ऐसा हो सकता है कि ब्रदर इन लॉ ज्यादा क्रूअल ना हो। जुआन कहता है कि मेरे ब्रदर का गुस्सा इस बात पर निर्भर करता है कि वो किसके साथ है। उनके मामलों में मत पड़ो, समझी? अब तुमने बहुत ज्यादा वरी हो गई, अब तुम चलो मेरे साथ। और उसे जबरदस्ती पकड़कर अपने साथ रूम में ले जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर जेनी के फिंगर पे वो पट्टी वगैरह लगा दिए थे। जेनी तो यहाँ पे हंस रही थी, लगता है तुमने मेरे फिंगर को प्लास्टर ही लगा दिया है। बहुत ज्यादा ही तेज हंसी जा रही थी। मिस्टर लू कहते हैं कि क्या तुम मुझे अपने साथ इनवाइट कर रही हो क्या? इतनी खुशी से मेरे बेड पर हंस रही हो। शर्ट वगैरह ओपन कर रहा होता है और कहते हैं तुमने मुझे इनवाइट कर ही लिया है। फिर वो उसके ऊपर आ जाता है और उसे किस वगैरह करने लगे थे। फिर यहाँ पर ये लोग नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। मिस्टर लू उसे देखते हुए सोच रहे थे कि मैं जेट पेंडेंट पहनता हूँ, क्या तुम्हें उसकी परवाह नहीं है? जेनी सोचती है कि ये जेट पेंडेंट तो उसकी मूनलाइट ने से दिया है। फिर वो गुस्सा होके दूसरी तरफ होके पड़ जाती है और यहाँ पर वो गुस्सा होकर सो जाती है। मिस्टर लू तो नहीं समझ पाते कि इसे हो क्या गया है। मिस्टर लू सोचता है कि ये अपने साथ लाया हुआ ही पेंडेंट कैसे भूल सकती है। बाद में वो उसे टच कर रही होती है और सोचती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, चलो हम लोग ऐसे ही जीते हैं। नेक्स्ट सीन में वो कंपनी आई थी, मिस्टर लू के लिए मिठाई वगैरह कुछ बनाकर लाई थी। जिया कहती है तुम अचानक से अपने हस्बैंड के लिए मीठा बनाकर लाई हो, तुम्हें अपने हस्बैंड के प्यार में नहीं पड़ना चाहिए, मत पड़ो। जेनी कहती है कि हमारे जैसे लोग जो एटीट्यूड पसंद करते हैं, मैं तो यहाँ पर प्रेसिडेंट वाइफ की आइडेंटिटी रिवील करने के लिए आई हूँ, जिससे मुझे भी लोग पहचाने कि मैं प्रेसिडेंट की वाइफ हूँ। वो लोग अंदर जाने वाली थी, तभी वहाँ पास एम्प्लॉय रोकती है, कहती है कि आप बिना अपॉइंटमेंट के प्रेसिडेंट से नहीं मिल सकती। जेनी कहती है कि मैं प्रेसिडेंट की वाइफ हूँ, तो मुझे इसके लिए एविडेंस देना पड़ेगा क्या? वो कहते हैं कि आप हमें एविडेंस दिखाइए और कहते हैं कि आप सच में बहुत ज्यादा अलग हैं। बाकी सभी लोग तो आते हैं, वो कहते हैं कि वो प्रेसिडेंट की लवर हैं, लेकिन आप तो उनकी सीधे वाइफ ही बनकर बोल रही हैं। जेनी कहती है कि मैं रियलिटी में प्रेसिडेंट की वाइफ हूँ, अगर आपको बिलीव नहीं है तो मैं आपको सबूत दिखा सकती हूँ। यह कहती है कि तुम अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखा दो। यहाँ पास जेनी तो कुछ और ही दिखा रही होती है। यहाँ पर तो मिस्टर लू की वो आधी नेकेड फोटो दिखा रही होती है। तब यहाँ पर मिस्टर लू आ जाते हैं और उससे फोन छीन लेते हैं। मिस्टर लू जब वो फोटो देखते हैं, बेचारे को तो बहुत ज्यादा शर्म आती है क्योंकि वो सबके सामने से फोटो दिखा रही थी। चलो फिर उसे टीज करते हुए कहते हैं कि क्या आपको मैडम इस टाइप की मेरी पिक्स पसंद है? फिर यहाँ पर वो उसे अपने ऑफिस पे ले आया था। मैंने कहती कि मैं तुम्हारे लिए टिफिन लेकर आई हूँ और मैंने ना मूंगफली की मिठाई बनाकर लाई है और उसे खाने के लिए दे रही होती है और उसे अपने हाथों से खिला रही होती है। असिस्टेंट तो सोचता है कि बॉस मत खाइए, नहीं वाट लग जाएगी, और इशारे कर रहा था मिस्टर लू। तो फिर वो मिठाई जो है खा लेते हैं। असिस्टेंट सोचता है कि बॉस तो आज गए। जेनी चली गई होती है, तभी लू यहाँ पर मेडिसिन खाता है क्योंकि उसे मूंगफली से एलर्जी थी। तभी यहाँ पर मिस्टर चौहान आते हैं। चौहान कहता है कि सिस्टर इन लॉ चली गई। यहाँ पर तो वो मिठाई उठाकर खाने वाला था। लू उसे रोकता है और सारी मिठाई जो है अपनी तरफ कर लेता है। चौहान कहता है कि ब्रदर तू तो बहुत ज्यादा कंजूस है। यहाँ पर तो मिस्टर लू उसे कहते हैं कि तुम्हें एक बिजनेस मीटिंग के लिए जाना है, तुम मेरी जगह पर वहाँ पर जाओगे। चौहान कहता है कि आज मैं अपनी वाइफ के साथ कॉन्सर्ट देखने के लिए जा रहा था। मिस्टर लू तो यहाँ पर चौहान को बेवकूफ बना देते हैं और कहते हैं कि तुम आज मीटिंग के लिए चले जाओ, फिर जल्दी घर आ जाना, और हाँ अपनी वाइफ को ज्यादा परेशानी पैदा मत करने दो, वो मेरी वाइफ के साथ भाग चुकी है कई बार। फिर वो यहाँ से चला गया होता है। चौहान सोचता है कि क्या ये मेरी गलती है क्या? एक सीन में मिस्टर लू यहाँ पर अपनी वाइफ के साथ फिल्म देखने के लिए आए थे और यहाँ पर ये दोनों काफी अच्छा क्वालिटी टाइम बिताते हैं। नेक्स्ट सीन में जेनी रिया के साथ ड्रेसेस वगैरह चूज कर रही होती कि क्या पहने। तब यहाँ पर जेनी को वॉमिट से लग रहा होता है। जिया कहती है कि क्या हुआ है? फिर यहाँ पर जिया को भी वॉमिटिंग सा लगने लग गया था। जेनी कहती है कि क्या तुम्हें इस मंथ पीरियड्स हुए हैं? जिया कहती है कि नहीं, तुम्हें भी नहीं आए ना? नहीं, हम लोग वो तो नहीं हो गए। फिर ये दोनों डॉक्टर से चेकअप करवाने के लिए जाती हैं, जहाँ पर इन्हें पता चलता है कि ये दोनों प्रेग्नेंट है। फिर ये दोनों बेस्टीज तो काफी ज्यादा खुश हो रही होती हैं, कहती है कि हम बारी बारी बच्चे का पालन पोषण करेंगे, हाँ हम अपने बच्चे को अपनी पूरी प्रॉपर्टी उनके नाम पे कर देंगे। जिया कहती है कि मेरा हस्बैंड आज ही बिजनेस मीटिंग से वापस आ जाएगा, मैं उसे बता दूंगी। जेनी कहती है कि मैं भी आ जाऊंगी कंपनी अपने हस्बैंड को बताने के लिए। फिर बाद में जब वो कंपनी आती है, यहाँ पर तो उसे असिस्टेंट अंदर जाने नहीं दे रहा था। जेनी कहती है कि तुम मुझे अंदर क्यों न जाने दे रहे हो? फिर वो फोर्सफुली अंदर चली जाती है। फिर जब वो अंदर देखती है, अंदर तो मिस्टर लू एला के साथ थे। जेनी तो सैड हो जाती है, फिर ना वो वहाँ से चली गई थी और असिस्टेंट से कहती है कि तुम मिस्टर लू को ये मत बताना कि मैं यहाँ पर आई थी। फिर ना यहाँ पास से जेनी चली गई होती है। फिर वो उसे तुरंत दूर करता है। एला कहती है कि मुझे किडनी की सख्त से सख्त जरूरत है, मुझे जल्दी चाहिए होगी। मिस्टर लू कहता है कि मैंने तुम्हारी सर्जरी के लिए व्यवस्था कर दी है हॉस्पिटल में,
तुम चले जाना। एला कहती है कि तुम्हारे और तुम्हारी वाइफ के बीच अच्छे रिलेशन नहीं है ना। मिस्टर लू कहता है कि मेरी और मेरी वाइफ के बीच अच्छे रिलेशन है, इसकी चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। बाद में ये एला जेनी के पास जाती है और कहती है कि हम लोग बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, तुम तो बिल्कुल मेरी तरह नकल भी करके ड्रेसअप करने लगी हो। जेनी कहती है कि तुम करके बात मत करो, मिसेस लू कहो। जेनी कहती है कि मैंने तुम्हें काफी सालों से नहीं देखा है, मैंने सुना है कि तुम बहुत ज्यादा बीमार रहती हो। एला सोचती है कि ये कुछ ज्यादा ही टशन मार रही है, फिर कहती है कि मैं इस बार ना किडनी अपनी ट्रांसप्लांट करवाने के लिए आई हूँ। क्या तुम्हें मिस्टर लू ने नहीं बताया कि तुम ही हो जो मुझे अपनी किडनी देने वाली हो? तुम्हारी किडनी मेरी किडनी से मैच हो रही है। नहीं कहती है तुम्हारी बात पे मुझे भरोसा नहीं है, मैं सबसे पहले जाकर मिस्टर लू से इस बारे में पूछूंगी। पर वैसे भी मेरे कमर बहुत तेज दुख रही है, मिस्टर लू तो मुझे छोड़ते ही नहीं है, दिन रात मेरे साथ लगे रहते हैं। अनबचकर वो उसके सामने ऐसे कहती है कि एला तो बहुत ज्यादा जल जाती है। ओके बाय, मुझे ना बहुत ज्यादा लेट हो रहा है तो मैं चलती हूँ। फिर ना वो यहाँ से चली जाती है। ये एला तो उसकी बातों से सचमुच बहुत ज्यादा जल गई थी। जेनी जब घर आती है यहाँ पर तो मॉम ने बहुत सारी डॉल बेबीज के कपड़े वगैरह मंगा रखे थे। जेनी कहती है कि मॉम ये सब किस लिए है? मॉम कहती है कि तुम स्ट्रेस मत लेना, मैं तुमसे ये भी नहीं कहती फोर्सफुली कर रही हूँ कि तुम मुझे जल्दी बेबी दे दो, लेकिन थोड़ा टाइम लो, लेकिन तुम मुझे बेबी जल्दी दे देना, फ्यूचर में तुम्हारा कोई बेबी होगा। इसी वजह से मैंने इस रूम के लिए डेकोरेशन के लिए काफी सारे बच्चों के कपड़े वगैरह सब कुछ मंगा रखे हैं, और मुझे इस बेबी को मुंह देखना है, और तुम्हें पता है ना कि इसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत होती है। जेनी तो यहाँ पर शाय फील करती है और कहती है कि मॉम मैं जिम जा रही हूँ। फिर ना वो यहाँ से भाग गई थी। तभी यहाँ पर वो जिम में एक्सरसाइज कर रही होती है। वहाँ पास में मिस्टर लू आ जाते हैं। मिस्टर लू कहते हैं कि ये जिम मैंने अपने लिए बनाया है, तुम्हें इसका यूज करने के लिए भुगतान करना पड़ेगा। यानी कहते हैं कि कैसे भुगतान? हाँ तक मैं जानती हूँ कि तुम्हें पैसों की जरूरत तो नहीं है। लू कहता है कि तुम्हें भुगतान पैसे देकर नहीं करना बल्कि दूसरे तरीके से करना है। यहाँ पर मिस्टर लू जेनी के क्लोज आने लगते हैं। जेनी कहती है कि मैं तुमसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ, क्या तुम्हें बेबीज पसंद है? लू कहता है कि तुमने अचानक से मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हो? जेनी कहती है कि मैंने ना अभी बच्चों को रूम मॉम को डेकोरेट करते हुए देखा है। चलो सोचता है कि क्या इसे पहले से पता है कि ये प्रेगनेंसी में इसको बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होगी। उसकी डिफिकल्टीज का सोचकर लू कहता है कि मुझे बेबीज नहीं पसंद, उनका शोर मचाना तो बिल्कुल नहीं पसंद। जेनी सोचती है कि मैं क्या ही उम्मीद कर रही थी इससे। फिर कहती है कि अगर आपको बेबीज पसंद नहीं है तो वैसे भी बेबी को बर्थ देना बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, फिर तुम मुझे प्रेग्नेंट होने के लिए फोर्स भी करोगे ना, फिर भी मैं प्रेग्नेंट होने के लिए बेबी को बर्थ नहीं दूंगी। तब यहाँ पर जिया आ जाती है। जिया कह रही है देखो मैंने दोनों बेबीज के लिए उनके लिए कपड़े वेयर करने के लिए रख लिए हैं। जेनी उसे इशारों में मुंह बंद करने के लिए कहती है। वो भी फिर समझ गई थी और फिर शांत हो गई थी। फिर जेनी कहती है कि हम कैट के बच्चों की बात कर रहे थे। मिस्टर भी सोचता है कि बिल्ली के बच्चों की बात। यहाँ पे वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। फिर ना वो दोनों वहाँ से भाग जाती हैं। में जिया पूछ रही होती है कि क्या तुमने अभी तक अपने हस्बैंड को नहीं बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो? जेनी कहती है कि नहीं, मैं उसे नहीं बताऊंगी, तुम्हें इसे मेरे लिए सीक्रेट रखना होगा। और उसकी वो मिस्ट्रेस थी ना एला, वो वापस आ गई है। जिया कहती है तुम मिसेस लू हो और तुम्हारे बेली में एक बेबी भी है, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें धमकाने की? क्या ब्रदर इन लॉ चाहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ? मिस्टर लू तो बस मेरे साथ इंटीमेट बस होना चाहते हैं। खैर इनमें से कोई भी बात मायने नहीं रखती, सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। जिया कहती है कि क्या तुम भागना चाहती हो? जेनी कहती है कि हाँ, मैं उस मिस्टर लू के साथ नहीं रहना चाहती, और तो और मैं यहाँ से भाग जाऊंगी ताकि वो मुझे फिर कभी ना दिखे। बाद में जिया मिस्टर लू को देखते हुए सोच रही होती है कि तुम मुझे और मेरे बेबी को नहीं चाहते हो, मैं अपने बच्चे को किसी को भी चोट पहुँचाने की इजाजत नहीं देती। फिर यहाँ पर वो रेडी वेडी होकर चली जाती है। जिया कहती है कि ये रही टिकट्स। जिया कहती है कि 2 टिकट्स, ये क्यों? जिया कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। जेनी कहती है कि तुम मेरे साथ क्यों जा रही हो? तुम्हें अपने बेली में पल रहे बेबी का ध्यान रखना चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगी, जा रही हूँ। जिया तो यहाँ पर जेनी को रोते हुए हक करने लगती है और कहती है कि जिया कहती है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आती रहूंगी। फिर ना जेनी वहाँ से चली गई होती है। जब रास्ते पे जेनी होती है, रास्ते पर तो काफी ज्यादा रोड बंद हो गई थी, जहाँ पर उसे पता चलता है कि मिस्टर लू के गार्ड्स जो है जेनी को ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ तक कि जेनी के लिए इनाम तक था, अगर मिस्टर लू की वाइफ को कोई ढूंढ लेता है तो उसे 50 मिलियन का गिफ्ट मिलेगा। यहाँ पर तो जेनी जब मिस्टर लू को देख लेती है तो वो वहाँ से तो भागने लग गई थी। मिस्टर लू यहाँ पर उसका पीछा करता है, तभी वो एक कार से टकराने वाली थी। मिस्टर लू उसे पकड़ने की कोशिश करता है जिससे उसके हाथ पे चोट लग गई थी। फिर मिस्टर लू उसे हॉस्पिटल ले आया था और हॉस्पिटल पे वो उसे उठा कर लाता है। जब वो उसे उठाया हुआ था रास्ते पर तो वो एला को खड़े हुए देखती है। उसे लगता है कि
मिस्टर लू उसे यहाँ पर उसकी किडनी निकालने के लिए लेकर आए हैं। जेनी तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर ना वो जिया को कॉल करती है और कहती है कि मुझे बचा लो, और उसे एड्रेस बताती है हॉस्पिटल का। फिर कहती है कि मुझे ना मिस्टर लू मेरी किडनी निकालने के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं, उस एला को देने के लिए। चलो कहता है कि अब क्या हुआ, तुम क्यों भागी? जेनी कहती है कि मैं क्यों नहीं भागती, तुम जैसे डेविल के साथ नहीं रह सकती। जेनी कहती है कि अगर मैं भाग गई तुम्हें तो मेरा वेट करना चाहिए था, लेकिन तो तुम मुझे उठाकर यहाँ पे ले आए धमकाते हुए। मिस्टर लू कहता है कि ओ तो मैं तुम्हें धमकाता हूँ, तो मैंने तुम्हें कैसे धमकाया मैडम, क्या आप बता सकती हैं? मैंने तुम्हें बस वार्न किया था कि अगर तुम मुझे उकसाओगे और भागने की कोशिश करोगे तो तुम भूल जाओगे। मेरा मतलब तो बस यही था कि तुम भागने की कोशिश मत करो। जेनी कहती है कि जब से मैंने तुमसे मैरिज किया है तुम्हारा हमेशा से ही एक उद्देश्य था, अब तुम्हारा उद्देश्य एक्सपोज हो गया है। तुम एक प्रेसिडेंट हो और तुम बिजनेस ओनर अच्छे तरीके से जानते हो। तुम मेरे साथ इतने लॉन्ग टाइम से सो रहे हो, तुम्हें तो कोई भी लॉस नहीं होगा, है ना? मिस्टर लो कहता है कि चुप रहो। यहाँ पास तो डॉक्टर्स भी झाँक झाँक कर सुन रहे होते हैं, और यहाँ पर तो वो काफी ज्यादा चिल्ला चिल्ला कर बोल रही होती है और कहती है कि मैं अब अकेली नहीं हूँ, मेरे हाथ पे चोट भी लगी है। मिस्टर लू कहता है कि अकेली नहीं हूँ मतलब? यहाँ पर तो जेनी ने एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इतना ज्यादा बवाल मचा दिया था। तभी यहाँ पर जिया आ जाती है। जिया तो जेनी से भी बड़ी वाली थी, वो तो यहाँ पर पुलिस को लेकर आती है और कहती है कि मैं जेनी को गलत चीजों का सामना नहीं करने दूंगी। यहाँ पर जेनी पुलिस से कहती है कि तुम मुझे अवैध काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, और मिस्टर लू की तरफ कह रही थी। मिस्टर लू कहता है कि मैंने तुमसे कब इलीगल काम करने के लिए तुम्हें फोर्स किया? नहीं कहती है कि पुलिस ये मेरी किडनी निकालने के लिए मुझे यहाँ पर लेकर आया है, ऊपर से ये मेरी किडनी को निकलवा कर अपनी उस मूनलाइट को ट्रांसप्लांट करवाने वाला है। चलो कहता है कि मैंने तुमसे कब कहा किडनी देने के लिए? जेनी कहती है कि मानती हूँ कि मैं मिस्टर लू को लाइक करती हूँ, बहुत ज्यादा लव करती हूँ, लेकिन मैं अपनी किडनी उस मूनलाइट को नहीं देने वाली, और तो और ये एक इलीगल काम है। अभी चिल्लाती है कि आप बहुत बुरे हैं, आप मेरी बेस्टी को परेशान नहीं कर सकते, तुम बहुत दुष्ट हो। तभी पुलिस कहती है कि आपके पास कुछ कहने को है। बेचारा मिस्टर लू कहता है कि मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगा, ये सरासर बकवास कर रही हो तुम। जेनी कहती है कि पुलिस जी देखिए अभी मुझसे बहस कर रहा है, मुझे आपके सामने हराना चाहता है। चलो यहाँ पर डॉक्टर झाओ को बुलाते हैं। डॉक्टर झाओ यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं कि हम तो यहाँ पर बस उसके हाथ पे पट्टी करने के लिए आए थे, ना कि किडनी निकालने के लिए। लू कहता है कि मैंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है। जब पुलिस को पता चल जाए कि कुछ भी गलती नहीं हुई है, फिर पुलिस वहाँ से चली जाती है। जेनी यहाँ पे शॉक हो जाती है और उनका पोपट भी हो गया था। फिर कहती है कि क्या आप मेरी किडनी उस एला को नहीं देंगे? मिस्टर लू कहते हैं कि बुद्धू कुछ भी सोच लेती हो, मैंने तुमसे कब कहा कि मैं तुम्हारी किडनी लूंगा। यहाँ पर तो जिया का भी पोपट हो गया था। फिर जिया बेचारी दांत दिखाते हुए कहती है कि लगता है ये कि मिसअंडरस्टैंडिंग कोई हो गई थी, फिर आगे कुछ बातचीत हो, इससे पहले जिया भी यहाँ से भाग जाती है। जब जेनी मिस्टर लू के साथ बाहर आ गई होती है, जेनी कहती है कि वैसे तो ये किडनी निकालने के लिए एला को तुम यहाँ पे लाए थे ना, आज उसकी सर्जरी है ना? मिस्टर लू कहता है कि उसकी सर्जरी हो रही है, किडनी यहाँ पर हॉस्पिटल के द्वारा अरेंज की गई है, तुम्हारे इससे कोई लेना देना नहीं है। जेनी कहती है कि तब तो फिर मैं यूं ही भाग गई। कहती है कि उस एला की हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? जेनी कहती है फिर तुमने मुझसे मैरिज क्यों की? अगर तुम नहीं बता सकते तो मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम बस एक रिप्लेसमेंट चाहती थी मुझसे मैरिज करके। ये तो फिर से गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अब तुम्हारी वो मूनलाइट वापस आ गई है, तुम उसे ढूंढने के लिए जा सकते हो। मिस्टर लू कहता है कि क्या तुम्हारे पास दिल है, तुम मुझे फील क्यों नहीं कर सकती, तुम हर चीज में किसी अनोदर पीपल को क्यों इन्वॉल्व करती हो? जेनी कहती है कि तुम अपनी उस मूनलाइट से बहुत ज्यादा लव करते हो, मैं तो ये भी नहीं कह सकती कि मैं हूँ, है ना? मिस्टर लू कहता है कि ट्रबल करना बंद करो। जेनी कहती है कि मैं तुमसे अपना रिलेशनशिप तोड़ती हूँ। मिस्टर लू कहता है कि कुछ भी करने की हिम्मत मत करो। तभी यहाँ पर एला आ जाती है। तभी जब यहाँ पर एला आ गई होती है, जेनी तो उसे देखकर वहाँ से तुरंत चली जाती है। मिस्टर लू उसके पीछे जाने की कोशिश करते हैं, एला यहाँ पर उसे रोकती है। मिस्टर लू कहते हैं उससे कि अगर मुझे पता चला कि तुम मेरी वाइफ के साथ फिर से कभी मैस करने की कोशिश करती हो, मुझे रूड होने के लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना। यहाँ पर एला का फेस तो देखने लायक था, उसकी तो मुंह में बेइज्जती मिस्टर लू करके चले जाते हैं। बाद में जेनी जब सो रही होती है तभी यहाँ पर मिस्टर लू उसे किस करते हैं। जेनी यहाँ पास उठ गई थी। मिस्टर लू कहते हैं कि तुमने अपने बाल क्यों नहीं सुखाए? फिर उसके बाल उसको पोंछने की कोशिश करते हैं। जेनी कहती है कि मैं खुद कर लूंगी, और उसे मांग रही होती है। मिस्टर लू कहते हैं कि हिलना मत। फिर यहाँ पर वो उसके बाल पोंछते हैं, वरना तुम्हें फिर से हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा। जेनी तो यहाँ पर सोच रही थी कि मिस्टर लू जिनको बेबीज पसंद बिल्कुल भी नहीं है, क्या मुझे उसे बताना चाहिए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? मिस्टर लू तो यहाँ पास उसे बेड पर फेंकते हैं। जेनी कहती है तो दिन दहाड़े ऐसी हरकतें कर रहे हो? मिस्टर लू कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारी मांग भी पूरी नहीं कर सकता? जेनी कहती है कि तुम जैसे बदमाश को मैं नहीं देखना चाहती, तुम अभी यहाँ से चले जाओ। यहाँ पर तो वो बेचारे को पिलो देकर यहाँ से भगा देती है। वो पिलो लेकर जब आता है तो असिस्टेंट पूछता है कि बॉस आप ये पिलो लेकर क्यों आ रहे हो? मिस्टर लू कहते हैं कि मैं ना आज ऑफिस में थोड़ा सोना चाहता हूँ, ये मेरी फेवरेट पिलो है इसलिए मैं इसे ले जा रहा हूँ। असिस्टेंट सोचते हैं कि इन्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है, इनके वाइफ ने इन्हें धक्के मारकर निकाल दिया है रूम से, इनके फेस से साफ पता चल रहा है। बाद में जेनी मिस्टर लू से कहती है कि
उस एला का क्या? चलो कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने सिर्फ र्यूमर्स उड़ाई है। तुम जानती हो कि मेरी मॉम ने तुम्हें अपने डॉटर इन लॉ के रूप में क्यों चुना? फिर मिस्टर लू का हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर मॉम मिस्टर लू से कह रही होती है कि मैंने तुम्हारे लिए कितनी सारी ब्लाइंड डेट्स को अरेंज किया है, तुम जा क्यों नहीं रहे हो? यहाँ पर मॉम फिर मिस्टर लू की डेस्क पे जेनी की फोटो रखी हुई देखती हैं। यहाँ पर वो जेनी की फोटो देखकर उन्हें बहुत पसंद आती है। जेनी, ये बहुत अच्छी लड़की लग रही है, तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताए? मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी इससे मैरिज कराऊंगी। खैर तुम दोनों ब्रदर्स में कोई भी चिंता मुक्त नहीं है, मैं तुम्हारे लिए ढूंढूंगी बहुत अच्छी लड़कियाँ, मैं तुम्हारी इससे मैरिज करा दूंगी, चिंता मत करो, सारी प्रॉब्लम एक ही समय पर हल हो जाएगी। इसका मतलब कि मिस्टर लू जेनी को बहुत पहले से लाइक करते थे। यहाँ पर जेनी कहती है कि मैं सुंदर हूँ, इसलिए तुम टॉपिक बदलने की कोशिश मत करो। क्या तुम्हारा सच में उस एला से कोई लेना देना नहीं है? लेकिन मैंने तो बहुत लोगों को कहते सुना था कि वो एला तुम्हारी मूनलाइट है। चलो कहता है कि मेरी मूनलाइट हमेशा से तुम हो। जेनी कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो क्या? क्या फिर तुम्हें बुखार हो गया है? यहाँ पे उसे चेक करने लगती है। अब मुझे समझ क्यों आया, मेरी मॉम तुम्हें बेवकूफ क्यों समझती है। यहाँ पर तो मिस्टर लू उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा स्टूपिड हो, और फिर उसे किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी यहाँ पर जेनी को वॉमिटिंग सा फील होने लगता है, वो वॉशरूम की तरफ भागती है। चलो कहता है कि क्या तुम ठीक हो? क्या मैं इतना ज्यादा डिस्गस्टेड हूँ, तुम्हें वॉमिटिंग आने लग गई? मिस्टर लू सोच रहा था। जेनी कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें अभी यहाँ नहीं देखना चाहती। मिस्टर लू कहते हैं कि क्या बात है? मुझे लगता है कि तुम्हारी तबीयत खराब है, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। जेनी कहती है कि फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम्हारे साथ कहीं डॉक्टर के पास नहीं जाना। मिस्टर लू यहाँ पे कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा मूडी हो रही हो, ये तो प्रेगनेंसी के सिम्टम है। मैंने तो यहाँ पर उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है, कहती है कि तुम हमेशा प्रेगनेंसी को बुरा भला क्यों कहते हो? मानती हो कि प्रेग्नेंट होना थोड़ा टफ है, हमेशा प्रेगनेंसी को बुरा भला कहते रहते हो। मिस्टर लू कहते हैं कि मेरा ऐसा मतलब नहीं था, मैं प्रेगनेंसी को बुरा नहीं कहता, तुमने गलत समझा है। वो तो उसे यहाँ से भगा देती है। चलो कहता है कि फिर तुम मुझसे वापस आने के लिए बैक मत करना। फिर ना वो वहाँ से चला जाता है। बाद में मिस्टर लू जेनी के बगल से लेटे हुए थे। मिस्टर लू कहते हैं कि मैं यहीं पर हूँ, मैं तुम्हें कहीं छोड़ के जा सकता हूँ क्या? वो तो सो रही थी। बाद में दोनों बेस्टीज साथ में वॉमिटिंग कर रही होती हैं। बेचारियों की तो हालत खराब हो गई थी वॉमिटिंग कर करके। तो यह कहती है जेनी से कि तुम अपने हस्बैंड से कब तक अपनी प्रेगनेंसी को छिपाने वाली हो? जेनी कहती है कि तुम्हें देखो, तुम्हें एक पांडा की तरह प्रोटेक्ट किया जा रहा है, मैं डिफरेंट हूँ, मुझे मसालेदार हॉटपॉट तक खाने के लिए अलाउ है, और वैसे भी मैं अपने हस्बैंड के साथ अभी जाने वाली हूँ हॉटपॉट खाने के लिए, तुम अपनी हेल्थ की केयर करो। जेनी तो वहाँ से चली गई होती है। बेचारी रिया यहाँ पर सोचती रह जाती है, और यहाँ पर वो वॉमिट कर करके परेशान हो गई थी। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लू चौहान को कॉल करता है और कहता है कि मैं डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ, क्या तुम भी हॉटपॉट के ही चलोगे? चौहान कहता है कि मैं भी खाली नहीं हूँ, मैं अपने बेबी के लिए जो सामान वगैरह प्रिपेयर कर रहा हूँ, और वैसे भी शाम को मुझे डैडी ट्रेनिंग के लिए जाना होगा, उसमें पार्टिसिपेट करना है मुझे। क्या आप रेडी नहीं है? क्या आप फादर्स की ट्रेनिंग के लिए शामिल नहीं होना चाहते? बेबीज के बारे में बहुत कुछ बताया जाता है, आपको भी आना चाहिए। मिस्टर लू कहते हैं कि हम इतनी तेज नहीं हैं, अपनी सिस्टर इन लॉ के सामने ऐसे मत कहना, ठीक है? चौहान कहते हैं कि ब्रदर, लगता है तुम्हें नहीं पता है कि सिस्टर इन लॉ भी प्रेग्नेंट है। मिस्टर लू तो यहाँ पर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या? बाद में वो उसे हॉटपॉट के नाम पे सूप वगैरह पिलाने के लिए ले आया था। जेनी कहती है कि इसे कौन खाने के लिए यहाँ पर आया है? मिस्टर लू कहता है कि लेकिन ये बेबी के लिए अच्छा होता है। बाद में मिस्टर लू उसे घुमाने के लिए लेकर आया था और उसे बता देता है कि वो उसे हाई स्कूल टाइम से लाइक करता था और भी उसे काफी जगह लेकर आया था। यहाँ पर तो एक आंट कहती है कि बेटा तुम फिर से यहाँ पर आ गए। जेनी उसे बताती है कि जब मैं कॉलेज में थी तो मैं यहाँ पे काम किया करती थी, यहाँ पर जो बॉस थे वो बहुत अच्छे थे, वो हमेशा मेरे लिए पानी रख दिया करते थे पीने के लिए। यह आंट कहती है कि क्या आप दोनों एक साथ आ गए हैं? मिस्टर लू कहते हैं कि मेरी वाइफ है। मिस्टर लू बहुत अच्छे हैं, यही दुकान खोलने में मेरा सपोर्ट किए थे, यही यहाँ के बॉस है। मिस्टर लू कहते हैं कि क्या तुम मुझसे कुछ पूछना नहीं चाहती? जेनी कहती है कि बता ही दो अब। चलो बताता है कि जब वो इस स्टोर पे आया था, जेनी वहाँ पास एक बंदे से निपट रही होती है, उससे फाइट कर रही थी, उसे बहुत ज्यादा कूट डाली थी। तभी यहाँ पर मिस्टर लू ने उसे देख लिया था। मिस्टर लू तो उससे फर्स्ट साइड ही लव करने लग गए थे। जेनी यहाँ पर मिस्टर लू से गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम मेरे कैरेक्टर को पहले से ही जानते थे, मैं व्यर्थ में ही इतने साल से मेहनत कर रही थी, एक्टिंग कर रही थी, मैं तो तुम्हें एक जोकर लगती रही होंगी ना इस तरह एक्टिंग करते हुए। चलो कहता है कि मैंने तुम्हें कबूल करने के लिए बहुत सारे मौके दिए, तुम ही थी जिसने मुझे धोखा दिया। और यहाँ पर बहुत ज्यादा हंस रहा होता है। जेनी तो यहाँ पर गुस्सा हो जाती है। मिस्टर लू कहता है कि मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ, तुम्हें जो भी अगर तुम मुझसे सीक्रेट रखी हो तुम कबूल कर लो, मैंने अपने सारे सीक्रेट्स तुम्हें बता दिए। जेनी कहती है कि मैं भी तुमसे एक चीज छिपाई थी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। चलो कहता है कि ओ तुम प्रेग्नेंट हो। जेनी कहती है कि तुम एक भी सरप्राइज नहीं हुए, तुम्हें ये भी पहले से पता था ना। लू कहता है कि चौहान ने गलती से तुम्हारा इस राज को खोल दिया, मैंने तुम्हारी रिपोर्ट भी देखी थी। जेनी कहती है कि फिर तुम अभी भी मेरे सामने इस तरह नाटक कर रहे हो और तुम यहाँ पे मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। चलो कहते हैं ठीक है मेरे पास में एक और सीक्रेट है जो सबसे बड़ा सीक्रेट है,
और उसे हक करते हुए कहते हैं कि मैं तुमसे लव करता हूँ। जितना तुम मुझसे याद करती हो मैं उससे कई ज्यादा तुम्हें प्यार करता हूँ। और हाँ, फिर दोबारा मुझसे झूठ नहीं बोलना, ठीक है। यहाँ पर फिर ये लोग किस करते हैं। नेक्स्ट सीन में जिया मूंगफली की मिठाई खा रही होती है, कहती है कि ये मेरी फेवरेट मिठाई है। तो चौहान कहता है कि मेरी भी फेवरेट है, लेकिन बेचारा मेरा ब्रदर नहीं खा सकता क्योंकि उसे मूंगफली से एलर्जी है। यानी शौक होते हुए कहती है कि फिर वो मूंगफली की मिठाई कैसे खा लेता है। चौहान कहता है कि प्यार के लिए सैक्रिफाइस सिस्टर इन लॉ मेरे ब्रदर ने किया है आपके लिए। यहाँ पर मिस्टर लू आ जाता है। जेनी कहती है कि क्या तुम ये मिठाई खाओगे? ये मूंगफली की मिठाई है, वो तो खाने वाला था। जेनी उसे दूर करती है। क्या तुम्हें मूंगफली से एलर्जी है? जेनी कहती है क्या तुम पागल हो गए हो, कैसे खा सकते हो तुम। चौहान यहाँ पे सोचता है कि इनके प्यार का कोई इलाज नहीं। टिया यहाँ पर चौहान के ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है कि ब्रदर इन लोग को देखो, जेनी के प्रति कितना ज्यादा लगाव है, कितना ज्यादा अच्छा रवैया है उनका। एक तो तुम हो, तुमसे तो किसी चीज की होप ही ना करो तो बेहतर है। चौहान कहते हैं कि वाइफी गुस्सा मत करो ना। चलो यहाँ पर उसे नेकलेस पहनाते हैं जो कि बहुत सादा वाला ब्यूटीफुल सा नेकलेस था। फिर यहाँ पर ये लोग किस करते हैं और ये क्यूट कपल इनकी फोटोज वगैरह खींच रहे होते हैं। यहाँ चौहान भी बहुत ज्यादा खुश थे। बाद में यहाँ पर जिया जेनी को वही पिक दिखा रही होती है, कहती है कि देखो मैंने तुम्हारी कितनी अच्छी फोटोज खींची थी। जेनी कहती है कि मुझे बताओ कि तुम्हें कहाँ जाना है। जिया कहती है कि बहुत टाइम हो गया, हम बाहर नहीं गए। मैं सुना है कि क्लब में काफी सारे मेल मॉडल्स आए हैं, चलो चलते हैं। तब यहाँ पे चौहान आ जाता है। चौहान कहते हैं कि कहाँ जाना है बोलो जरा। फिर यहाँ पे चौहान जिया को ले जाता है। बाद में यहाँ पर मिस्टर लू आता है। मिस्टर लू कहते हैं कि कितना टाइम हो गया, क्या तुम मुझे देख देख कर थक गई हो या फिर तुम मुझसे बोर हो गई हो, इसी वजह से तुम किसी और को देखना चाहती हो। जेनी कहती है कि नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही थी। मिस्टर लू कहता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम बाहर में जा रही थी उन मेल मॉडल्स को देखने के लिए। जेनी कहती है कि तुम मेरे टमी को देखो, तुम्हें लगता है कि मैं कहीं जाने लायक हूँ? ज्यादा मत सोचो अभी। यहाँ पर तो फिर वो उसकी चिक पे किस करती है। मिस्टर तो खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर सभी लोग साथ में बैठे हुए थे। मॉम कहती है कि मैं अपनी बहू से तो बात कर लूं। मेरे दोनों बेटे ज्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन एक अच्छी बात है कि मेरी डॉटर इन लॉस बहुत अच्छी मिल गई है मुझे। दोनों की दोनों ही प्रेग्नेंट हैं। कहते हैं कि मैं जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरीके से समझती हूँ। तुम दोनों की दोनों ही कॉलेज से निकलते ही सीधे मैरिज तुम दोनों की हो गई। तुम दोनों को मैं बहुत सारा पैसा दूंगी, तुम दोनों अपने करियर पर फोकस करना। और यहाँ पर उन दोनों को एक एक कंपनी दे देती हैं जो कि उन्हीं के नाम पे ट्रांसफर करवा दी थी उन्होंने। जिया को वो फैशन डिजाइनिंग वाली कंपनी देती हैं क्योंकि जिया को फैशन डिजाइनिंग बहुत पसंद है, और जेनी को एनिमे वाली कंपनी देती हैं। जिया कहती है कि मॉम मेरे लिए बहुत अच्छी है। चौहान कहता है कि मैं तुम्हारे प्रति अच्छा नहीं हूँ क्या? जिया कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम मुझे बाहर नहीं जाने देते। चौहान कहते हैं कि आप खुद सोचिए, क्या वो अभी क्लब जाने की हालत में है? जेनी कहती है क्यों नहीं है, मैं अपने बेबी के साथ उसे वहाँ क्लब लेके जाऊंगी। अब तुम जो कि नहीं जा रहे हो तो? जिया कहती है कि देखो मेरी सिस्टर मुझे कितनी अच्छी तरीके से समझती है, तुम मुझे नहीं समझते। चौहान कहता है कि ब्रदर देखो ये लोग कैसे बात कर रही हैं। मिस्टर लू तो यहाँ पर पार्टी बदल देते हैं, कहती हैं कि जो भी मेरी वुमेन कहती है वो सही है। चौहान कहता है ठीक है, मैं अपॉलॉजी करता हूँ, मुझे माफ कर दो। जिया कहती है ठीक है, अब सब लोग मिलकर मेरे हबी को परेशान मत करो। मैं अपने हबी को परेशान करने को किसी को अलाउ नहीं करती। तभी यहाँ पर जेनी के काफी तेजी से पेन होने लगता है। जिया तो यहाँ पर देख रही होती है। तभी यहाँ पर जिया के भी पेन होने लग गया था। उन लोगों से तो पेन बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। तभी मॉम कहती है कि लगता है दोनों एक साथ ही बेबी को बर्थ देने वाली हैं। तभी वो डॉक्टर्स को बुलाती हैं। इसी के साथ हमारी इस स्टोरी की एक हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ बस एक न्यू स्टोरी के साथ, तब तक